हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डीप वाले डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करूंगी त्विषा शर्मा केस के बारे में, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे, टीवी पर, न्यूज़ चैनल्स पर। हर जगह इस केस के बारे में बात हो रही थी। सोशल मीडिया पे तो बहुत सारे क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं। लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अपना एक ओपिनियन रख रहे हैं, ख़ास तौर पे जो लड़कियां हैं, चाहे वो आम घरों से हो, चाहे वो सेलिब्रिटी घरों से हो, सब निकल निकल के अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रही हैं। और किस तरीके से वो एक निराशाजनक जो है अपना ओपिनियन सबके सामने रख रही हैं कि वो कितनी निराश हैं इस तरह की घटना को देखकर। और ये घटना वाकई बहुत हैरान कर देने वाली है कि एक पढ़ी लिखी लड़की जो कि एक्ट्रेस भी रह चुकी है, मॉडल भी रह चुकी है। देखिए, मैंने पर्सनली त्विषा का कोई काम देखा नहीं है। मुझे त्विषा के बारे में जो भी जानने को मिला वो सोशल मीडिया से ही या गूगल से ही जानने को मिला। मैंने कभी इनका काम देखा नहीं, और अगर देखा भी होगा तो मुझे याद नहीं है। लेकिन इनके बारे में बीते दिनों इतनी मैं बातें देख चुकी हूँ, सुन चुकी हूँ, इनकी फुटेजेस सोशल मीडिया पे देख चुकी हूँ कि अपनी डेथ से पहले पार्लर गई, घर से नीचे उतर रही हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं, कभी अपने पेट के साथ खेल रही हैं। इतनी सारी खबरें आ रही हैं, हर तरीके से बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कोई दहेज का किस्सा बता रहा है, तो कोई चीटिंग का, बहुत सारे किस्से बताए जा रहे हैं। इनकी जो मदर इन लॉ थी त्विषा की, उन्होंने भी कुछ बातें कही। मैंने उनका बयान तो सुना नहीं, लेकिन उनकी भी भारी मात्रा में निंदा हो रही है, और वो एक काफ़ी अच्छी पोस्ट पर हैं, तो वहाँ से भी उनको निकाला जा चुका है शायद। तो हर जगह पर इस केस की सुनवाई हो रही है। और अभी एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि एक, आप कह सकते हो, डिवोर्स डॉटर इज़ बेटर देन डेड डॉटर। ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे वायरल कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इस पर अपना एक ओपिनियन रखूं। और इस तरह के मामलों में तो मैं डेफिनेटली अपना ओपिनियन रखूंगी, क्योंकि मेरे खुद की फैमिली में एक सेपरेटेड डॉटर, जिसकी शादी काफ़ी साल पहले हो चुकी थी, सन 2011 में उसकी शादी हुई थी, और करीब करीब शादी के कुछ साल बाद वो अलग हो गई। तो मैं तो ये कहूँगी कि मैंने तो एक सेपरेट डॉटर को, अब जो अपने हस्बैंड से सेपरेटेड है, उसको डेड होते हुए एक तरीके से देखा है। क्योंकि वो ऑलरेडी शादी से पहले ही मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, तकलीफ में थी। फिर उसकी इसी वजह से शादी करवा दी गई कि वो ठीक हो जाएगी। बच्चा भी हो गया, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा मामला बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो अपने घर में वापस आ गई। उस घर में वापस आ गई जिस घर से वो निकलना चाहती थी, जिस घर में बचपन से ही उसने कले कलेश देखे थे अपने माता पिता के साथ। जो आप कह सकते हो माता पिता के बीच के आपसी झगड़े और बहुत सारी चीजें उसने अपने बचपन से ही देखनी शुरू कर दी थी। और फिर देखते ही देखते बहुत कुछ चेंजेस उसकी लाइफ में भी आए, और उन चेंजेस से निकलते निकलते काफ़ी डिप्रेशन में वो चली गई थी। उसका मेडिकल इलाज भी चल रहा था, और उसके चलते फिर उसकी शादी भी करवा दी गई। आनन-फानन में जो भी लड़का मिला, कैसा है, लालची है, नहीं है, और फिर शादी हो गई। और शादी से पहले उनको ऐसे संकेत प्रमाण भी मिल रहे थे कि लड़का ठीक नहीं है, लड़के की नीयत ठीक नहीं है, लड़के के इरादे ठीक नहीं हैं। देखिए, जो मैंने सुना है, मैं कभी उस लड़के से मिली नहीं हूँ, तो मैं अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस तो नहीं शेयर कर रही हूँ, लेकिन जो मैंने सुना मैं उस बेसिस पे बात कर रही हूँ। तो खैर, फिर वही हुआ, बच्चा हो गया, और वो बच्चा लेकर अपने घर आ गई। और फिर उसके बाद
फिर काफ़ी टाइम तक डिवोर्स केस चला, क्योंकि जो लड़की थी वो सेपरेट तो हो चुकी थी, बट वो अपने हस्बैंड को तलाक नहीं देना चाह रही थी और हस्बैंड उसे कोई मेंटेनेंस नहीं देना चाह रहा था। और इसी चक्कर में मामला आगे बढ़ता गया और उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ता गया, क्योंकि कहने को तो नई नई शादी थी और बच्चा भी हो गया था, तो एज भी कोई बहुत ज़्यादा तो थी नहीं। तो वही वाली बात है कि पति से विरह, माता-पिता के बीच में कलह, तन्हाई, अकेलापन, कोई समझ नहीं रहा है, दवाई की गोलियाँ, एक बच्चा जो शायद उसने किस वजह से पैदा किया, क्या सोचकर पैदा किया, मतलब वो खुद भी उस बच्चे पे कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रही थी। और फिर नतीजा ये हुआ कि कहीं से उसको ये खबर पता चली कि उसके शौहर ने तो छुप-छुपाते दूसरी शादी कर ली है। और फिर उसके बाद जो उसने कदम उठाया, फिर बाद में पता चला कि नहीं, लड़के ने तो दूसरी शादी की नहीं थी। तो ख़ैर जाने वाला तो चला गया, क्या शादी, क्या मतलब। अब जो लड़का है, जो उसका एक्स था, वो बच्चे को वापस ले जाने के लिए आ गया। जब तक बच्चा मतलब छोटा था, माँ के पास था, तब तक बच्चे को देखा नहीं। जैसे माँ चली गई, तो बच्चे की भी याद आई। फिर उसमें जो है, फिर लड़के ने स्ट्रांगली, जो बच्चा था वो भी एक अच्छी खासी एज में पहुंच गया था, तब उसने भी अपने फादर के अगेंस्ट ही बोला कोर्ट में कि मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना है। तो बताइए, मतलब शादी ही इंसान करता है कि भाई बीवी मिलेगी, हस्बैंड मिलेगा, बच्चा मिलेगा। और जब मैं ये सब देखती हूँ तब मुझे समझ में आता है कि यार, हम लोग कितने बड़े चूचा-चे हैं, जो ऐसे डेल्यूलू वर्ल्ड के चक्कर में अपनी लिटरली लगा देते हैं। और आप तो इस दुनिया से चले जाते हो और लोग जो हैं आपको बैठकर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, आपको जो है लानतें भी मारते हैं कि अरे! ज़िंदा होती तो ये कर लेती, अरे! ये कर लेती, वो कर लेती। लेकिन जब उसका मेंटल पीस उसके साथ था, उसकी एज थी, उसमें करेज था, तब तो आप उसको कुछ करने नहीं दिया। तब तो उसके दिमाग में ये डाला भई कॉलेज मत जाओ, लड़के पीछे पड़ जाएँगे। उसको यही सिखाया कि भई लड़कियों के लिए इतने ही परसेंटेज काफ़ी होते हैं। लड़कियों को केक बनाना यही सब आना चाहिए, और क्या करने की ज़रूरत है। फिर जब लड़कियाँ, कुछ ऐसी हिम्मती लड़कियाँ होती हैं जिनके तलाक हो जाते हैं और तलाक के बाद या सेपरेटेड भी हो जाती हैं, तो भी वो खुद को नहीं छोड़ती हैं, वो खुद से दोस्ती करके खुद को काबिल बनाने की ठानती हैं। तो फिर माँ-बाप को भी लगता है कि अरे! हमने इसको अगर और ज़्यादा पहले से ही पढ़ा-लिखा दिया होता, तब इस बच्ची को इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। तब वही माँ-बाप खुल के, खिलखिला के, चौड़े में होकर बोलते हैं, "अरे लड़कियों को पढ़ाओ, अरे लड़कियों को करो, अरे पहले सालों तुम ही तो ये सब बातें किया करते थे, क्या ज़रूरत है? इतने परसेंट काफ़ी हैं, तू केक बनाना सीख, तू ये बनाना सीख।" वही बात है ना, अगर तुम्हारी लड़की भी जो है सेपरेट नहीं होती अपने हस्बैंड से, घर में तुम अपने ससुराल में रची-बसी होती, तो तुम, पता नहीं तुम्हारे तब ये थॉट प्रोसेस होते या नहीं होते। वो तो तुम्हारी लड़की आ गई तब तुम्हें अक्ल आई कि नहीं भाई, लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि हर लड़का तो मेंटेनेंस नहीं दे सकता, ख़ास तौर पे वो लड़का जिसको अपने बेटे से, अपनी औलाद से ही कोई मोह नहीं है, तो वो क्यों मेंटेनेंस देगा? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी फादर्स होते हैं जो ये कहते हैं, अच्छा बीवी जाती है तो बच्चा भी जाए, मैं पागल हूँ, मेरे को नहीं चाहिए बच्चा। तो बेचारे बच्चे फुटबॉल की तरह रुल खाते हैं। तो मैं तो खुद ये सारी चीज़ें देखकर यहाँ तक पहुँची हूँ, तो मैं इस केस पर अपना ओपिनियन ना रखती तो ये अपनी खुद से बेवफ़ाई हो जाती, मेरे खुद के ईमान से मेरी बेवफ़ाई हो जाती, जो मेरा काम है उससे मेरी बेवफ़ाई हो जाती, क्योंकि मैंने ये सब कुछ देखा है, करीब से देखा है। और आज भी मतलब मेरी आँखों के सामने औरतें बोलती हैं कि हमने अपनी बहू को दवाई दिलवाई है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी पहले 2 बेटियाँ हैं, तो इस बार वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हो रही है, तो भई अब तो लड़का ही होना चाहिए। तो ये मैंने ये सब ऐसी चीज़ें देख-देख कर बड़ी होती हूँ, या मैं अपने आस-पास अभी भी देख रही हूँ। और ये जब अखबारों में मैं ऐसी खबरें पढ़ती हूँ और अब तो मेरे पास प्लेटफ़ॉर्म है, तो फिर मुझे लगता है कि मैं क्यों ना बोलूँ।
कोई तो मेरी बात सुनेगा, समझेगा। तो मैं तो ये कहूंगी कि एक सिंगल डॉटर, सिंगल सन इज बेटर देन डेड सन और डेड डॉटर। मैं तो इसमें बिलीव करती हूँ। एक्चुअली इन सब हादसों के पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है वो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो अभी भी इसी मुकालते में बैठे हैं कि शादी बहुत जरूरी है। बिना फेरे लिए जिंदगी का अधूरापन खत्म नहीं होता। जिंदगी जो है वो एक लाइफ पार्टनर के साथ ही काटी जा सकती है। तो ये इस तरह के बिलीव्स की वजह से आज जो है लड़के लड़कियों को प्रेशराइज पेरेंट्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से किया जाता है, और फिर उसके बाद शादी करने के बाद वो सुखी नहीं होते तो उनको फोर्स किया जाता है, एडजस्ट करो, कॉम्प्रोमाइज करो। मैं आपको आज एक खुल के बात कर रही हूँ। आप लोगों ने एक गाना तो वो सुना होगा, जो तुमको हो पसंद, जो तुमको हो पसंद वो बात हम कहेंगे, तुम दिन को दिन कहो तो हम भी कहेंगे, तुम रात को रात कहो तो हम भी वही कहेंगे। तो एग्जैक्टली शादी में भी आपको यही करना पड़ता है। आपको अपने व्यू पॉइंट, आपकी पर्सनालिटी छोड़नी पड़ती है अगर आपको एक परफेक्ट मैरिज चाहिए। ये एक बहुत सच बात है। ठीक है, एज अ फॉर्मेलिटी आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दो, लेकिन अगर वो ठुकरा के फेंक दे तो आपको कोई हक नहीं है कि आप उससे ये सवाल भी कर सको कि भाई तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुनती या सुनते। क्योंकि आपको हर हाल में उस इंसान की जी हजूरी करनी है, उसको खुश रखना है। कहते हैं ना, एक हैप्पी मैरिज क्या होती है कि एक चुप करेगा और दूसरा बोलेगा। वही वाली बात हो गई ना कि एक को तो चुप रहना है और दूसरे को बोलना है। जहां अगर दो लोग बोलने शुरू हुए नहीं तो फिर गाड़ी जो है वो आगे बढ़ेगी नहीं। इसी वजह से लोग कहते हैं कि भाई एक दो लोगों में से एक को चुप रहना आना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से हो, वाइफ की तरफ से हो, तभी एक मैरिज टिकती है। अगर एक पार्टनर शातिर है तो दूसरे को थोड़ा बेवकूफ अगर हो जाएगा तो गाड़ी चल जाएगी। दोनों ही शातिर कौवे अगर होंगे तो एक दूसरे को चोंच मारते रहेंगे। तो ये सारी जो कहावतें मुझे लगता है मतलब आपको ये बताती हैं कि शादी में आपको अपनी इंटेलिजेंस, आपको अपनी मैच्योरिटी को मतलब अपने ही खिलाफ यूज करना है। आप जितने डंप बने रहोगे, जितने आपकी हाँ हाँ ठीक है, आपको अपने पार्टनर पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना है कि भाई वो जो कह रहा है, कह रही है, वही सत्य है, वही सही है, तो ही आपकी गाड़ी चलेगी। आपकी वजूद, आपके इमोशंस कोई मैटर नहीं करते। नो मैटर आप शादी से पहले ये एक्सपेक्टेशन तो रखते हो कि मुझे एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको एक मैरिज अच्छी चाहिए तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर बनना पड़ेगा। वो बने ना बने, वो अंडरस्टैंडिंग दिखाए ना दिखाए, अगर आप उससे कहने जाओगे कि भाई तुम भी तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखाओ, तो वहीं से कले कलेश मच जाएगा। तो एक तरीके से वन वे ट्रैफिक बनकर ही सारी सिचुएशन आपको हैंडल करनी पड़ेंगी, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप औरत हैं, तभी आपकी गाड़ी निकलेगी, नहीं तो आपकी गाड़ी नहीं निकलेगी। ये जो सोशल मीडिया पे प्यार मोहब्बत की जो बातें, फसाने आप बनते हुए देखते हो ना, तो आप खुद ही समझ जाओ कि इसके पीछे कितने कॉम्प्रोमाइजेस, सेक्रीफाइसेस और एडजस्टमेंट छुपे हुए होते हैं। कितना भी कर लो कम पड़ ही जाता है। ये बात जो एक फिल्म के डायलॉग की है, एक छोटा सा डायलॉग है, हर दिल जो प्यार करेगा, मूवी जो सन 2000 में आई थी, सलमान खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी की, उसका ये डायलॉग था कि कितना भी कर लो साला कम पड़ ही जाता है। तो ये मैरिज में ऐसा ही है। आपको अपने आप को परमानेंट गलत खुद से ही घोषित कर देना है, तभी जो है आपकी मैरिज सिक्योर रहेगी। आपके पार्टनर को
जो है ये लगना चाहिए कि मैं हमेशा सही हूँ और ये हमेशा गलत है, और आपको भी ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ, तुम हमेशा सही हो और मैं हमेशा गलत हूँ। तभी मैरिज चलती है। आप अपना ओपिनियन एक बार दे, लेकिन अगर उसने कह दिया नो तो नो। तो ये होती है शादी। और ऐसी शादियां चल तो जाती हैं, लेकिन मुझे पता है कि उसके पीछे कितना गुस्सा उस पार्टनर का छुपा हुआ होता है, जो अपने आप को ये जानते हुए भी कि वो गलत नहीं है, गलत खुद से करके घोषित करके बैठा हुआ है, क्योंकि उसको एक शादी चलानी है, क्योंकि वो एक मजबूर है। तो मुझे इस रिलेशनशिप की भी रियलिटी पता होती है। बाहर से तो अच्छा दिख रहा होता है, लेकिन अंदर के दिल के किसी कोने में बहुत सारी मायूसियत होती है, बहुत सारी गमगीनियत होती है, जो वही समझ सकता है, कोई नहीं समझ सकता। हम किसी इंसान को ऑप्शंस दे देते हैं, तुम ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्या चाहता है, उससे कोई नहीं पूछा जाता। और अगर वो कुछ कहना भी चाहे, बताना भी चाहे, तो फिर उसको ये कह दिया जाता है कि बेटा शादी की तो तुमको ही जल्दी थी, तुम्हें ही करनी थी। लेकिन बचपन से दिमाग में डाला तो भाई आप लोगों ने ही डाला ना कि शादी बड़ी जरूरी होती है। तो ये सारी सिचुएशन होती हैं। और मैं ये देखती हूँ कि पहले के ज़माने में लड़के पढ़ते लिखते इस वजह से थे कि भाई हमें एक अच्छी लड़की मिलेगी, और जो भी हमारे माँ बाप ने हम पर पैसा खर्चा किया है हमें पढ़ाने का लिखाने का, वो दहेज के रूप में हमें कंपनसेट करेगी। तो एक तरीके से दूल्हे पहले के टाइम में जो कहते थे ना दूल्हा बिकता है, ये इस तरीके की दहेज की जो प्रथा इसीलिए बनाई जाती थी कि जो लड़कियां हैं वो एक तरीके से लड़कों को खरीदेंगी, और लड़कों को भी इस चीज की समझ बहुत बाद में आई। और अभी भी ये प्रथा कम नहीं हुई है, इसके रूप बदले हैं। और रूप कैसे बदले हैं कि जो पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़कियां जो होती हैं, वो ऐसे लड़कों से शादी करती हैं जो उनसे हर लिहाज में पीछे होते हैं। वो पीछे रहेंगे तो उनसे दब के रहेंगे, वो उन्हें ना करियर छोड़ने को कहेंगे, ना ही जो है उन्हें किसी भी तरह से टॉर्चर करेंगे, क्योंकि सारी फाइनेंशियल जो पावर है वो उनके हाथ में रहेगी। तो अभी भी ये चीज बदली नहीं है। और ये सेलिब्रिटीज में ये चीजें मैं काफी मतलब नोट कर रही हूँ, स्पेशली जो ये सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स हैं जिसको आप व्लॉगर कह रहे हो, और इनके जो हस्बैंड्स होते हैं वो भी खुल के बात कहते हैं कि भाई जो भी मिलेगा पहले शादी कर लो। मतलब एक अच्छा करियर मिलेगा उसके लिए पहले शादी करनी पड़ेगी। मतलब हर चीज की जो रीजन है वो शादी बोली जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो ये बोल रहे हो कि भाई बीवी लक्ष्मी का रूप होती है, बीवी के कदम पड़ते हैं तो मर्द की किस्मत चमकती है। एक्चुअली ये जो कहावत थी ना, ये एक्चुअली मुझे लगता है इसी वजह से लिखी गई थी, क्योंकि दहेज प्रथा की वजह से ही लिखी गई थी। क्योंकि हमारे यहाँ पर लड़कियों को, बेटियों को, बहुओं को लक्ष्मी का रूप कहा जाता है। तो लक्ष्मी ऑब्वियसली जब दहेज दे रही है जो लड़की, उसके परिवार वाले, तो लक्ष्मी है ना कि बहू आई है, लक्ष्मी आई है, यानी कि बहुत सारा दहेज लेकर आई है। तो इस वजह से भी कहा जाता है। लेकिन फिर ये प्रथा थोड़ी सी चेंज हुई, लेकिन अब वापस से मुझे ये प्रथा आती हुई लगती है, क्योंकि अब जो ये सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड व्लॉगर्स जिसको आप कहते हो, ये भी शादी करती हैं कैसे लड़कों से जो wannabe टाइप के होते हैं, जो एक तरीके से टॉय बॉय टाइप के होते हैं। इनसे शादी करके इनकी लाइफ को, इनकी फैमिली को, इनको कंट्रोल में वो रखती हैं कि ये कभी जुर्रत ना करे हमारे साथ किसी भी तरह की बेईमानी करने की। तो अभी भी ये प्रथा कम नहीं हुई है। मतलब जो लड़का कमाएगा, जो लड़का अपने उस पे रहेगा, तो उसके साथ अलग तरीके की प्रॉब्लम होगी। लेकिन जो लड़का कमाएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं वो बीवी के पैसों पर ही टिका रहेगा, और उसको कुछ ना कुछ लालच होगा। मैं यहाँ त्विषा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ बहुत सारे केसेस हैं जो आप लोगों ने आजकल देखने में आते हैं कि मतलब एक तरीके से लड़कियों का भी ऐसा ही माइंडसेट हो गया है। वो भी शो ऑफ
क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ इतनी शो ऑफ करते हैं और करनी भी पड़ती है। तो इस तरीके से हम कहीं न कहीं दूसरे के मन में लालच तो हम ही लोग डालते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि प्यार में अपने पार्टनर को सपोर्ट करना फाइनेंशियली, इमोशनली गलत है। लेकिन उस पार्टनर का भी अपने पार्टनर का जो उसने सपोर्ट किया है, उसको समझा है, तो उस चीज़ का रिगार्ड रखना भी तो ज़रूरी है। उनको पता है हाँ, ये कर रही है, इसको जो है हम चाहिए, हमारी ज़रूरत है, भले ही चाहे कोई भी रीज़न हो, तो उनको भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। उनको भी पता है ये हमें खरीद रही है और हम बिक रहे हैं, और उनकी बीवियों को भी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती कि भाई हमने इस लौंडे को खरीदा है, हम इसके ऊपर पैसा वारेंगे, इसकी ईगो को पैम्पर करेंगे, तो ये टिका रहेगा। तो अब जो शादियाँ चल रही हैं, वो बड़ी डिफरेंट वे से चल रही हैं। बट अभी भी कुछ शादियां लड़कियां ये सोच कर करती हैं कि हमें इमोशनल सिक्योरिटी मिलेगी, हमें प्यार मिलेगा। कई लड़के ये सोच कर करते हैं कि भाई मुझे एक लड़की मिलेगी जो मुझे सपोर्ट करेगी, मेरे हर बुरे वक्त में मेरे साथ रहेगी। तो भैया, ये मुकालते के दूल्हा दुल्हन तुम्हें बनना है, बनो, और फिर या तो तुम एक दिन ड्रम में जाओगे या फिर इस दुनिया से जाओगे। यही हो सकता है, क्योंकि अब जो ये टाइम आ रहा है ना, और अभी भी तुम लोग ये सारे इंसिडेंट्स देखकर अभी भी तुम एक अच्छे पार्टनर की उम्मीद करते हो, तो करो, बिल्कुल करो। लेकिन हो सकता है तुम्हें एक अच्छा पार्टनर मिल भी जाए, नो मैटर, आपको एक अच्छा पार्टनर मिल भी जाए, लेकिन एक बात, आप ये बात मेरी गांठ बांध लो कि चाहे आपको अच्छा पार्टनर भी क्यों ना मिल जाए, लेकिन मैरिज बिना एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज के नहीं चलती है। और अगर आप चलाने की कोशिश करोगे तो आपका ही सुकून बिगड़ेगा, क्योंकि जिसको सुकून चाहिए, जिसको मेंटल पीस चाहिए, वही अपने ओपिनियन छोड़ता है, वही अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करता है कि भाई दीवार के साथ सर फोड़ने से अच्छा है, ठीक है, जो भी हो रहा है ठीक है, अब यही सही है। तो ये मैरिज में चलो, ये दहेज पैसा वो एक अलग मैटर है, उसको छोड़ो। लेकिन वैसे भी एक नॉर्मल मैरिजेस में भी, चाहे कपल अकेले रहें, चाहे फैमिली के साथ में रहे, शादी चलानी इतनी आसान नहीं है। मैंने अकेले कपल को भी देखा है कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते हुए, और फैमिली में रहने वाले कपल को भी देखा है। वो बात अलग होती है कि जो फैमिली में जो कपल होते हैं उनका एक अलग लेवल का झगड़ा होता है, और जो अकेले में कपल लड़ते हैं अकेले घर में, उनका अलग लेवल का होता है, लेकिन झगड़े तो होते हैं। नो मैटर आप कुछ भी कर लो, मर्द और औरत का ओपिनियन कभी भी मैच नहीं करता, आपको मैच करवाना पड़ता है, अपने आप को यकीन दिलाना पड़ता है कि नहीं, हमारी एक परफेक्ट मैरिज है। इम्परफेक्ट चीज को अगर आप बार बार परफेक्ट परफेक्ट मैनिफेस्ट करोगे, तो फिर आपको वो परफेक्ट ही लगने लगेगी। और यही समाज सिखाता है, और यही समाज चाहता है, और इसी थिंकिंग की वजह से पेरेंट्स भी अपने बेटे बेटियों को फोर्स करते हैं, शादी करो, शादी करो, शादी करो। तो वही वाली बात होती है कि जो अब ये हुआ है, अब लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं कि भाई अगर डिवोर्स होता है तो अब हो जाने देते। मतलब जो पहले पेरेंट्स को लगता था कि हमारे बेटे का डिवोर्स हो गया, बेटी का डिवोर्स हो गया, कम से कम हमारे बेटा बेटी जिंदा तो हैं, तो अब लोगों की ये सोच बदल रही है। लेकिन डिवोर्स ही भी क्यों होना, शादी भी क्यों करनी, शादी मत करो। हर लड़के को, हर लड़की को मैं यही कहूंगी, जो भी कमा रहे हो वो अपने लिए रखो, अपनी फैमिली के लिए रखो, दैट्स इट। और बहुत सारे लोग सिंगल पेरेंट भी आजकल बन रहे हैं, तो वो भी कोई गलत नहीं है। मैं ये बात आज अगेन बोलती हूँ, मैंने ये बात पहले औरतों के लिए भी बोली है, लेकिन आज मैं मर्दों के लिए भी बोलूंगी कि मर्दों को भी अब शादी की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चंद मिनट के उस लप्पन झप्पन के लिए अगर आपको नीले ड्रम में जाना मंजूर है तो जाओ। मैं बिल्कुल भी इस चीज में बिलीव नहीं करती कि कुछ लोग कहते हैं कि शादी मत करो लेकिन अय्याशी करो। ये अय्याशी
बिल्कुल भी ना अय्याशी, ना प्यार, ना मोहब्बत। बिल्कुल अगर इन सब चीज़ों से दूर रहोगे ना, तो ही एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। क्योंकि शादी हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, ये मर्द और औरत का जो रिश्ता होता है ना, ये इमोशनली पहले के ज़माने में खूबसूरत था, लेकिन आज की तारीख में इमोशनली तो खूबसूरत बिल्कुल नहीं रहा और प्रैक्टिकली तो इतना गंदा होता है, वो आप सबको पता ही है। आप लोगों ने बहुत सारे डिवोर्स केसेस सुने होंगे, जहाँ पर किस तरीके से वाइफ़ हस्बैंड पे एलिगेशन लगाती है, हस्बैंड वाइफ़ पे एलिगेशन लगाता है, इतने सालों की शादी, बच्चे, किसी का भी लिहाज़ नहीं किया जाता। तो अब ये मैं तो चाहूँगी कि मर्द और औरत, पहले क्या होता था ना, एक ऐसी भी लोगों की थिंकिंग होती थी कि मर्द और औरत को एक दूसरे से दूर रखो, ना मर्द औरत की तरफ देखेगी, ना औरत मर्द की तरफ देखेगा। मुझे लगता है अब ये भी टाइम आएगा, क्योंकि दोनों को ही देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। भाई पहले के ज़माने में वो लोग बड़े ही सुखी रहते थे जो ब्रह्मचर्य पाल लेते थे। अब आप लोग कहेंगे कि ये डेप्थ क्वीन कैसी बातें कर रही है, लेकिन ये बात सच है। भाई ब्रह्मचारी जीवन अच्छा है, क्योंकि जब विषय ज़िंदगी में आता है ना, तो वो कलह, कलेश, एडजस्टमेंट, ये जो जितने भी हमारी सोसाइटी में जो क्राइम्स होते हैं, ये 2 कारणों की वजह से होते हैं। एक तो पैसा, दूसरा औरत या मर्द का चक्कर, यानी कि लस्ट। लस्ट और मनी के ही चक्कर में ये क्राइम होते हैं। और किस वजह से क्राइम होते हैं? पैसे की लूट और हवस की भूख, इसी वजह से क्राइम होते हैं, ये 2 कारणों की वजह से। लक्ष्मी का तो चलो, पैसे का तो एक अलग मैटर होता है, लेकिन जो ये लस्ट का जो मैटर होता है ना, वो बड़ा ही ज़्यादा डीप में होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उससे कितने मतलब घर बर्बाद होते हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं, बर्बाद क्या, तबाह हो जाती हैं। जान तक से आप हाथ धो बैठते हो। और शादी का जो मेन चार्म होता है वो यही तो होता है, लस्ट। और क्या होता है? लस्ट कम फर्स्ट, देन फिर उसके बाद लव आता है, पहले तो लस्ट ही आता है। देखिए ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो खैर, ये जो केस है त्विषा शर्मा का, ये आगे क्या मोड़ लेगा मुझे नहीं पता। अच्छा, ये त्विषा शर्मा और तुनिशा शर्मा, ये दोनों नाम मुझे बड़े सिमिलर लगे, क्योंकि तुनिशा की भी काफ़ी मतलब संदिग्ध अवस्था में डेथ हुई थी। बहुत सारी कंट्रोवर्सी उनकी डेथ के साथ जो है सुनने को मिली थी। उनके बॉयफ्रेंड पर काफ़ी सारे आरोप प्रत्यारोप लगे थे। अब वो उनसे बरी हो गए हैं। इधर जो त्विषा हैं, उनके भी हस्बैंड को जो है वो एज़ अ सस्पेक्ट बताया जा रहा है। वो है नहीं है, वो एक अलग बात है। ये जो त्विषा थी, ये 33 इयर्स की थी, और तुनिशा थी वो 22 इयर्स की थी, और दोनों ही वर्किंग वुमेन्स थी, और दोनों ही काफ़ी मतलब खूबसूरत थी, और दोनों ही एक्ट्रेसेस थी। तो काफ़ी सिमिलर मुझे सिमिलैरिटी इनके नाम में लगी, और इनकी जीवन की घटी हुई घटना भी लगी, क्योंकि 20 साल और या हो या 33 इयर्स हो, एज कोई मैटर नहीं थी करती जाने की इस दुनिया से। मतलब ये बहुत ही कम उम्र है। मतलब माँ-बाप के लिए, तुषा के लिए या तुनिशा की फैमिली के लिए ये कितना ज़्यादा शॉकिंग रहा होगा। एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है, उसका स्वागत कितने धूमधाम से किया जाता है, और किसी को भी नहीं पता होता ये बच्चा कितने वक़्त तक हमारे पास रहेगा। उन माँ-बाप के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है कि जिस बच्चे को, औलाद को हमने इस दुनिया में लेकर आए, उसे पाल-पोस के बड़ा किया, आज उसकी अर्थी हम उठा रहे हैं या उसको कब्र में दफना रहे हैं। ये कितना मतलब माँ-बाप के लिए कितना टॉर्चर वाला वक़्त होता है। बट खैर, ये एक ज़िंदगी की और लाइफ की रियलिटी है, जो अब कलयुग में लोगों को समझनी चाहिए कि भैया मत किया करो शादी के लिए फोर्स, मत कहा करो भई शादी कर लो, शादी कर लो। पहले माँ-बाप को ये चीज़ समझनी होगी, माँ-बाप को इन रूढ़िवादी सोचों से खुद आज़ाद होना होगा, तभी वो अपने बच्चों को आज़ाद कर पाएँगे। नहीं तो शादी भी नहीं रहती, बच्चा भी नहीं रहता, बेचारे माँ-बाप जो हैं वो ज़िंदगी भर रोते-रोते इस दुनिया से चले जाते हैं कि हमारा बच्चा चला गया, अब हम
कभी भी अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पाएंगे। उसकी बचपन की तस्वीरें देख देख कर रोते हैं कि कैसे बचपन में शरारत करता था हमारा बच्चा। हमें कोई पता था कि उसकी इतनी छोटी सी आयु है, इतनी अल्प आयु है। तो ये बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आप इन चीज़ों में डीप घुसेंगे ना, तभी आप शायद मेरी बात को समझ सकेंगे। और प्लीज़, जितनी भी लड़कियां हैं या लड़के हैं जिनकी मैरिज की एज जा चुकी है और जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, तो कृपया ऐसे केसेस को पढ़ें और भाई अपने आप को बड़भागी समझे कि आप कितने लकी हैं। भाई शादी करके मरने से अच्छा है कि अकेले रहो और अपनी लाइफ एंजॉय करो। अगर बेसहारा खुद को समझते हो तो किसी और का सहारा बनो, कुछ भी करो बट सरवाइव करो। अकेले करना पड़े अकेले करो, मरने की कोई जरूरत नहीं है। जिस इंसान के पास मेंटल हेल्थ है, हाथ पैर सलामत है, वो इंसान किसी बादशाह से कम नहीं है। तो मैं तो इस चीज में बिलीव रखती हूँ। बाकी आप लोगों का क्या मैटर है, आप लोग क्या सोचते हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखिए, मैं यहाँ पर केस के बारे में ज़्यादा मैंने बात नहीं करी, क्योंकि मैं केस के बारे में क्या बात करूँ। एक्चुअली मुझे बात करनी होती है लोगों की मानसिकता के बारे में, कि लोगों की मानसिकता की वजह से आज पढ़े लिखे बच्चे जो होते हैं ये सोचकर शादी करते हैं कि चलो हमारे माँ बाप की अच्छी मैरिज रही तो हम भी तो उनके बच्चे हैं, हम भी निभा लेंगे। जब हमारे माँ बाप ने निभा ली तो हम भी निभा लेंगे। तो यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। भाई आपके माँ बाप का ज़माना और था, आपका ज़माना और है, और आगे आने वाला ज़माना और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो जो बातें, जो मोहब्बत आप लोगों के माँ बाप के ज़माने में थी, वो अब आपके माँ बाप के ज़माने के साथ ही जा चुकी हैं। तो कृपया आज के ज़माने के हिसाब से अपनी सोच रखिए। और जो माँ बाप है, मैं उनसे भी यही कहूँगी कि भाई गुजरे हुए ज़माने को अपने बच्चों पर थोपने की कष्ट ना करें, उन्हें जीने दें। दीवारों से सर पटक के रोने से तो अच्छा है कि आप अपने बच्चे के साथ बैठ कर के बात कर रहे हो। वरना जो माँ बाप होते हैं वो उठ उठ के रातों को जागकर दीवारों से पूछते हैं, अरे मेरी औलाद कहाँ गई। तो भाई इससे तो अच्छा ही है ना। रिश्तेदारों का क्या है, वो तो भौंकेंगे, भौंकने दो। मैंने देखा है किसी की शादी होती है, माएँ ऐसे कूट कूट के छाती वो हो जाती हैं, हाय मेरे शादी नहीं हो रही, मेरे घर में किसी का ब्याह नहीं हुआ, मेरा घर नहीं बसा, मेरे कोई बहू नहीं है, दामाद नहीं है। अरे यार, तुम्हारे बच्चे तो हैं जो हर वक्त तुम्हारे साथ इमोशनली फिजिकली अवेलेबल हैं। वो माओ को, बापों को दिखाई नहीं देता। बस बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमारा वंश आगे नहीं बढ़ रहा है। अरे वंश चलाने वाले ही जब चले जाएंगे तो तुम इनके वंश को कैसे संभालोगे। तुम कहोगे अरे यार हमारी तो उम्र हो गई है, अब इन बच्चों को कैसे संभालेंगे, हम बूढ़े हो रहे हैं। अरे अपना बच्चा तो संभाल लेते, ये चले गए और अपना बच्चा हमको छोड़ के चले गए। तब भी आप लोगों को शांति नहीं होगी, अशांति ही होगी। मैंने कई ऐसे, मतलब पेरेंट्स, कई क्या, एक ही मैंने ऐसी मदर देखी थी जिसकी बेटी चली गई, जिसकी बेटी का मैंने अभी जिक्र किया। उसको इसी बात का गुस्सा है कि यार अपना बच्चा पाल लेती, छोड़कर किसके सिर पे चली गई, मेरे सिर पे चली गई। भैया तुमने ही तो ये बच्चे के चक्कर में उसकी शादी करवा दी। वही बात है ना, अगर तुम्हारी बेटी ने बेटा नहीं बल्कि बेटी ही पैदा की होती तो तुम उसको कहती जाओ रहो अपने ससुराल में। क्योंकि ऑलरेडी तुमने दो बेटियां रखी हुई थी पहले से ही, तो तुम्हें अब और बेटी चाहिए नहीं थी। तुम्हारी बेटी ने जब बेटा पैदा किया तब लालच आ गया, तब तुमने भी कोशिश नहीं की उसको समझाने की, बताने की कि बेटा इसको तलाक दे दे, कोई फायदा नहीं है, तू भी अपनी लाइफ में कुछ और कर, मत कर दूसरी शादी। लेकिन ये पेरेंट्स का भी रहता है कि भाई मेंटेनेंस मिलती रहेगी। अलग रहकर भी दो लोग अक्सर अलग नहीं हो पाते। ये मुझे बड़ा ही वो अजीब सा लगता है। भाई तलाक लो, खत्म करो, रहना है रहो, नहीं रहना है तलाक लेके खत्म करो। क्या मतलब मेंटेनेंस के लिए फाइट करना। अरे यार कुछ भी कर लेते यार, इन जंजाल से निकलो। बट खैर ठीक है, अब ये बातें तो होती रहेंगी, इन बातों का कोई एंड पॉइंट नहीं है। बट मुझे बुरा लगा कि एक पढ़ी लिखी लड़की जो एक अच्छी पोस्ट में थी, बहुत कुछ कर सकती थी, बहुत कुछ करना चाहती थी, क्या हुआ उसकी जिंदगी में, क्या ऐसा घटा, वो तो वही जानती थी या उसके आसपास के लोग जानते थे।
तो बहुत ही अफ़सोस हुआ मुझे जानकर। और जो तुनिशा शर्मा थीं, उनके लिए भी मुझे बहुत बुरा लगा था कि इतनी यंग एक्ट्रेस का जो है इस तरीके से निधन हो गया। उनका भी समझ नहीं आया कि क्यों हुआ, बॉयफ्रेंड रीज़न था या कुछ और रीज़न था, या उस और रीज़न को छुपाने के लिए बॉयफ्रेंड पर आरोप लगा दिया गया, ये मुझे समझ में नहीं आया। तो ख़ैर नाम में सिमिलैरिटीज़ थी और दोनों ही ट्विशा हो, तुनिशा हो, ये दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं हैं। सो अब इनके जो हस्बैंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, वो अब क्या कहेंगे, वो क्या करेंगे? अगर जेल में भी रहेंगे या छूट भी जाएँगे, तो भी अपनी लाइफ़ में जो है वो कहीं न कहीं, कभी न कभी मूव ऑन कर जाएँगे। लेकिन जो इन बच्चियों के जो माँ-बाप थे, वो तो मूव ऑन नहीं कर पाएँगे। वो तो ज़िंदगी भर इस गम के साथ रहेंगे। और अभी एक और वो केस हुआ था, जो एक मतलब अपनी बीवी से प्रताड़ित होकर सुभाष करके कोई नाम था, अतुल सुभाष, उनका भी केस काफ़ी पॉपुलर हुआ था, काफ़ी लोगों ने उसके बारे में भी बात की थी। वो भी देखिए इस दुनिया से चले गए और लोगों ने कुछ वक़्त तक बात करी, उसके बाद सब अपने-अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ गए। लोगों को तो एक टॉपिक चाहिए, उस पे बात करते हैं, फिर नया टॉपिक आता है, उस पे बात करते हैं, लेकिन जो जाता है, जिसका जाता है, पता उसी को चलता है। तो ये एक ज़िंदगी की रियलिटी है, जो अब आप लोगों को समझनी चाहिए। ठीक है, आपका पैशन, आपके ड्रीम्स अपनी जगह हैं, लेकिन रिलेशनशिप की सच्चाई भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है कि मैरिज इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोज़ेज़। शादी फूलों का बिस्तर नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में अपने इमोशंस के साथ, अपने इंडिविडुअलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को आप तैयार हैं, सो गो अहेड बेबी, करो शादी। लड़का हो चाहे लड़की हो, करो शादी। तो थैंकफुली मैं ये बात इसीलिए भी बोल सकती हूँ क्योंकि मैं भी अनमैरिड हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं मैरिड हूँ तो इसीलिए मैं कई लोग होते हैं ना मैरिड होकर जो है ये बातें करते हैं। नहीं, मैं अनमैरिड हूँ एंड ट्रस्ट मी, लोगों की बातें अगर मैंने सुनी होती ना तो अब तक मेरा भी दिमाग खराब हो जाता। लेकिन मैंने हमेशा रियलिटी की तरफ देखा और थैंकफुली मुझे आस-पास लोग ही ऐसे मिले, मैंने इतनी खराब मैरिजेस देखी हैं कि कभी मेरे मन में ये आया नहीं कि हाय मेरी शादी नहीं हुई। एक फ़ेज़ आता है जब आप यंग होते हो, बच्चे होते हो, तब आप इन चीज़ों को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो। लेकिन जब आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं ना, फिर आप इतने पक्के मज़बूत हो जाते हो, फिर आप आगे जाकर लोगों को सलाह देते हो कि भई देख लो भई, ये तुम्हारे सामने मैंने सारी सच्चाई रख दी है। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें इस सच्चाई को निगलना है या फिर इस सच्चाई के साथ रहकर तुम्हें आगे बढ़ना है। अगर निगल लिया है तो करो शादी, और अगर आगे बढ़ना है सच्चाई के साथ तो से नो टू मैरिज। तो अगर किसी को लगे कि डेप्थ क्वीन जो है वो शादी ना करने की मुहिम चला रही है, तो भैया अब इस तरह के केसेस देखने के बाद भी अगर मैं कहूँ कि शादी करो, तो फिर मेरे जैसा चूचा-चे ही नहीं है कोई। क्योंकि मैं खुद भी अनमैरिड हूँ, तो मैं कैसे बोल लूँ किसी को शादी कर लो। और मैंने कोई अच्छी शादियाँ देखी नहीं है, तो मैं कैसे कह दूँ कि नहीं-नहीं मैंने बहुत अच्छी शादियाँ देखी हैं। मेरी शादी नहीं हो पाई बट मैंने बहुत अच्छी-अच्छी शादी देखी है, तो मैं भी ये झूठ क्यों बोलूँ? तो ख़ैर अब इस कन्वर्सेशन को एंड करते हैं और विद हेवी हार्ट अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे। और बस जहाँ भी हो ट्विशा शर्मा, उनकी आत्मा को शांति मिले। ये जो भी था बहुत ही ट्रेजिक था। दिसंबर में उनकी शादी हुई और अब मई में उनकी डेथ हो गई सिर्फ 5 महीने के अंदर। मैंने रिसर्च जब किया तब मुझे पता चला और मुझे काफ़ी बुरा लगा। शादी को भी ज़्यादा वक़्त नहीं हुआ था। कुछ महीने की शादी क्या होती है? एक हनीमून पीरियड ही चल रहा था और ऐसा हो गया कि जान गँवानी पड़ी। अब क्या बात है, क्या सच्चाई है, वो तो अब आगे-आगे देखिए क्या होता है। लेकिन जो भी होता है, जो जाने वाला चला गया, वो तो अब वापस आएगा नहीं। जो माँ-बाप का जो इंतज़ार है, जिस माँ-बाप ने अपनी बेटी को लाल जोड़े में बिठा कर के डोली में विदा किया, उसी को जो है मतलब
अब मैं क्या बोलूं, उस कफन में देखकर माँ बाप पर भी क्या बीती होगी। तो क्या कह सकते हैं। तो अब और अब मुझे कुछ आगे बोलना नहीं है, तो अब इस वीडियो को मैं बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच।